चलिए जी स्टार्ट करते हैं पेपर। हाँ जी, पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। देखिए ये कांस्टेंट दिए रहते हैं, एक बार फिर से बता दूंगा मैं। ये जो इंपॉर्टेंट कांस्टेंट होते हैं पेपर में लिख करके देखे आते हैं, तो इनको याद करने की कोई खास जरूरत नहीं है, याद है तो अच्छी बात है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़िए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। Represent graphically the variation of electric field with distance for a uniformly charged plane sheet. यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे वेरी होती है डिस्टेंस के साथ? इज देयर एनी वेरिएशन और नो वेरिएशन? तो उसका फॉर्मूला सा था कुछ। बेटा फॉर्मूला क्या है, लिख लो आंसर। नो वेरिएशन। हाँ, क्या होता है यस फॉर्मूला सर। यूनिफॉर्म चार्ज शीट का? E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यूनिफॉर्म, नॉट यस हाँ, सर। तो कोई आर का टर्म है ही नहीं है, तो आंसर देयर इज नो वेरिएशन। आंसर इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस। ओके, इट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है ना, मतलब स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब कांस्टेंट रहेगा। आपकी डिस्टेंस बढ़ती भी जाएगी तो फील्ड आपका कांस्टेंट रहेगा। डन। डन सर। चलिए रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Draw a graph to show a variation of resistance of a metal wire as a function of its diameter, keeping its length and material constant. ओके सो बेटा आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बोलो यस और नो। Yes sir. सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर, यस और नो। Yes sir. पाई कांस्टेंट है बेटा, मतलब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना? आर का स्क्वायर, हाँ या नो? हाँ सर। आर इक्वल टू क्या होता है? डी बाई टू। तो यदि नीचे रखोगे तो डी का स्क्वायर भी तो आ जाएगा इनवर्स प्रोपोर्शनल के, बोलो यस और नो। Yes sir. मतलब क्या आएगा? पैराबोलिक डिके। पैराबोलिक Yes sir. डिके। Decay. समझ गए ना? सो दिस विल बी द फॉर्मूला, बना लो बेटा ऐसे ही। सो ये डायमीटर है, ये रेजिस्टेंस है। सो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, 1 बाई डी का स्क्वायर। ठीक है बेटा। Done sir. Yes sir. चलिए ठीक है ना, अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा। ये रॉड, A rod of length L along east-west direction is dropped from a height h. If V be the magnetic field due to the earth at that place and angle of dip is theta, then what is the magnitude of induced EMF across two ends of the rod when the rod reaches the earth? हाँ ये देखिए, मान लीजिए ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रॉड को, अपना जो मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का वो नॉर्थ से साउथ होता है, और आपने रॉड को ईस्ट वेस्ट में छोड़ दिया है, तो ये फील्ड लाइन को क्रॉस करते हुए नीचे गिर रही होगी कि नहीं गिर रही होगी? Yes sir. तो आपको बताना है कि कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा इसके एंड्स में। तो क्या होता है फॉर्मूला? इक्वल टू बी एल भी, बोलो यस और नो। Yes sir. होता है। अब अर्थ का जो कंपोनेंट होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना हुआ? बी कॉस थीटा। Yes sir. ओके, लेंथ है एल। Yes sir. अगर इसको एच हाइट से फेंका गया है बेटा, तो जो हाइट हुआ करती है वी इक्वल टू अंडर रूट कितनी होती है? 2g h। 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। Yes sir. v इक्वल्स टू अंडर रूट 2g h। h हाइट से फेंके जाने पर जो वेलोसिटी होती है, एक्वायर करती है, वो कितनी होती है? v इक्वल टू अंडर रूट 2g h। यस और नो? Yes sir. अर्थ के ऊपर है ना। Yes sir. याद आ गया, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी हाफ एम वी स्क्वायर विद फुल्ली कन्वर्टेड पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच कन्वर्ट हो जाती है हाफ एम वी स्क्वायर में। एम से एम Yes sir. कैंसिल, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 2g h। तो v इक्वल्स टू कितना हो गया? अंडर रूट 2g h। डन। H. Done sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ पढ़िए। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। टू पोलराइड्स, Two polarides are placed with their optic axis perpendicular to each other. One of them is rotated through 45 degree. What is the intensity of light emerging from the second polaroid if I naught is the intensity of unpolarized light? चलो बेटा देखो, अब मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट आती है, ये वाला की टॉपिक ये हट गया सिलेबस से, फिर भी देख लो। अगर अनपोलराइज्ड लाइट अगर पहले पोलराइड पे जाती है बेटा, तो इंटेंसिटी जो इससे निकल के आती है, बाहर ट्रांसमिट होती है, वो जस्ट इसकी आधी हो जाती है, I0/2। अब I0/2 के बाद अगर आप अगर और कोई पोलराइड रखे हो, तो बेटा याद रखना जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो होती है I0 डैश इक्वल टू, क्या होता है? I0 डैश इक्वल्स टू हुआ करता है फॉर्मूला I0 मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है, मतलब पुरानी इंटेंसिटी
मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा ये लिख लो, ये फॉर्मूला कॉम्पिटिशन में काम में आ सकता है, ये पोलराइजेशन का है, बस इतना ही लगता है इसमें। आई नॉट डैश इक्वल टू आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। आई नॉट मतलब इसके ऊपर जो लाइट गिरी उसकी इंटेंसिटी क्या थी, कॉस स्क्वायर थीटा मतलब इन दोनों पोलराइड्स की एक्सिस के बीच का एंगल, जो यहाँ पे 45 डिग्री दिया गया है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। चलो तो देखो क्या हो जाएगा। हाँ देखो मैंने क्या लिखाया, आई नॉट, मगर जो आ रही है इंटेंसिटी कितनी, आई नॉट बाई 2 है। बोलो हाँ। अरे पहले अनपोलराइज लाइट निकली तो आधी हो गई थी, बोलो आई नॉट बाई 2। बेटा पहले नॉन पोलराइज लाइट आई थी आई नॉट से, बोलो यस। यस सर, यस सर। पहले पोलराइजर से निकलेगी तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 हो जाएगी। यस सर। फिर इसके ऊपर लॉ लगेगा तो आई नॉट की जगह आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 45। यस सर। चलो नोट करो फॉर्मूला, आई नॉट बाई 4 इज द आंसर। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर सर। चलिए अगला क्वेश्चन, विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम शो द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। वेरी सिंपल, कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन ही चीज होती हैं, ट्रांसमीटर मतलब भेजने वाला, रिसीवर मतलब सिग्नल लेने वाला, और बीच में सिग्नल जिस चीज से जाता है उसको बोलते हैं चैनल। जिस रास्ते से जाता है उसको चैनल। हट गया सिलेबस से, फिर भी पढ़ा दिया। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 6। Two wires A and B of the same material and having same length have their cross-sectional areas in the ratio 1:6. What would be the ratio of heat produced in these wires when same voltage is applied across each? बहुत इजी क्वेश्चन, बताइए। सेम वोल्टेज में लगाया गया है तो बताओ रेजिस्टेंस, सॉरी ये कि क्या होगा इनका, वो हीट कितनी होगी। तो बेटा H इज प्रोपोर्शनल टू इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R। बोलो यस और नो? यस सर। टाइम कांस्टेंट है बेटा, V कांस्टेंट है, मतलब H इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। यस सर। एंड H इज 1/R, एंड आपको पता है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो 1/R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी H1/H2 इक्वल टू A1/A2। यस सर। तो हीट का ही रेशियो आएगा बेटा वो। यस सर। A है ना, हीट A 1:6 आ रहा, 6:1 था यार। एक मिनट सर, 1:6 आना चाहिए। V स्क्वायर अपॉन R, तो 1/R प्रोपोर्शनल टू 1:6 आना चाहिए ना बेटा। हाँ सर। हाँ वो 1:6 से गलती से लिख दिया वो। यस, आंसर विल बी 1/6। ओके सर। H, अच्छा इन लोगों ने रेशियो भी गलत दिया, 1:6 को 6:1 ले लिया है। चलो मतलब अपन ने सही कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ बेटा, और ऊपर वाला। The focal length of a convex lens made of glass is 20 centimeter. What will be its new focal length when placed in a medium of refractive index 1.25? हवा में फोकल लेंथ थी 20 और इसको नए मीडियम में रख दिया गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.25 है। तो बताओ भाई क्या होगा इसका नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी नई फोकल लेंथ। बेटा लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। बोलो हाँ। हाँ सर। शुरुआत में फोकल लेंथ 20 थी, एक इक्वेशन बनेगा। यस सर बनेगा। और शुरुआत में फोकल लेंथ 20 थी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1/2। बोलो यस। यस सर। नई फोकल लेंथ पता नहीं, इक्वेशन बन गया 1/f डैश करके ऐसा बना लिया। बोलो यस। यस सर। दोनों को डिवाइड कर दिया, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए। यस सर हो गए। f डैश इक्वल टू 40। डन। डन सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो अगला। द फॉलोइंग डेटा, The following data was recorded for values of objective distance and the corresponding values of image distance in the experiment on study of real image formation by a convex lens of power plus 5D. One of these observations is incorrect. Identify this observation and give reason for your choice. भाई देखो U दिया गया है और V दिया गया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। आपके पास फोकल लेंथ आपको कितनी, पावर 5 है, तो फोकल लेंथ इक्वल टू क्या होगा 1/5। बोलो यस। यस सर। 1/5, और ये सेंटीमीटर में है तो 1/5 को 100 में बदल लो बेटा, तभी तो निकलेगा। मतलब कितना आना चाहिए, 20 सेंटीमीटर। बोलो यस। तो देख लो 20 सेंटीमीटर किस में नहीं आ रहा है। तो देखिए पावर फैक्टर 20 सेंटीमीटर, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन में ऑब्जेक्ट की जो फोकल लेंथ है वो लेस देन 2f आ रही है। देन द इमेज, हाँ देखिए
मतलब फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर आनी चाहिए, समझ गए ना। तो एक ही ऑब्जर्वेशन होगा बेटा, देख लो, जिसमें फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर नहीं आएगी आपके पास, यस सर। है ना। या ऐसा समझो कि अगर ऑब्जेक्ट अगर 20 से कम पे होगा, अगर ऑब्जेक्ट अगर 20 से कम पे होगा, आपको पता है कि यदि ऑब्जेक्ट जो होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर फोकस लेंथ के पास में हुआ करता है, समझ गए ना, तो जो उसकी इमेज होती है वो फोकस के पीछे बना करती है, क्योंकि वर्चुअल इमेज बनती है। बोलो यस और नो। यस सर। तो चलो सी वाला केस देखो। सी वाले केस में ऑब्जेक्ट 35 पे है और बन रहा है 37 पे। अच्छा, ऑब्जेक्ट 35 पे है और बन रहा है 37 पे, मतलब 35 पे है और बन रहा है 37 पे। ऐसा कैसे होगा भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगा। तो 20 अगर इसकी फोकल लेंथ है तो 20 का डबल क्या होता है बेटा? 40 होता है। बोलो यस और नो। तो इमेज तो 40 के पीछे बनेगी ना, क्योंकि ये फोकस के आगे है। बोलो यस और नो। सॉरी, सी के आगे है ना। तो आप इसके आगे जितना आते जाते हो आपकी इमेज उतना पीछे होती जाती है ना बेटा। हाँ सर। तो ये गलत हो गया पेयर, मतलब 3 नंबर का पेयर गलत है। डन। डन सर। या एक तरीका और है, वो निकाल लो आप वी की वैल्यू, फोकस की वैल्यू रख करके। देन द इमेज शुड बी ग्रेटर देन 2 है, फोकल लेंथ से ज़्यादा होनी चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। एन अल्फा पार्टिकल, An alpha particle and a proton are accelerated through the same potential difference. Calculate the ratio of linear momenta acquired by the two. ओके, सेम एक्सपोनेंशियल से भेजा गया है इनको। चलो ठीक है भाई, देखो देख बेटा, एनर्जी जो होती है P इक्वल टू रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा, P का फॉर्मूला होता है √2m इंटू ई। बोलो हाँ। हाँ सर। पढ़े हो नहीं पढ़े? यस सर, पढ़ा है। हाँ, अब E जो होती है इसमें वोल्टेज की फॉर्म में दी गई है बेटा, तो P इक्वल टू 2m और एनर्जी वोल्टेज की फॉर्म में Q ही। बोलो यस। यस सर। अब अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो होता है 2 यूनिट और प्रोटॉन का चार्ज होता है 1 यूनिट, और पोटेंशियल सेम है और दोनों के मास अलग होते हैं, तो मतलब एम क्यू दोनों इसमें लड़ाई करेंगे। तो चलो बेटा देखो, अच्छी बात है। ये लो फॉर्मूला आ गया बेटा, लिख लो। P इक्वल टू √2 QmV। बोलो यस। यस सर। एम आता है कि नहीं आता? मैं वो कंफ्यूज हो गया। क्यू आता है बेटा, 2mQV। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो बेटा 2 कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, मतलब P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू √Q1 M1 अपॉन Q2 M2। बोलो यस। यस सर। ऊपर प्रोटॉन है, नीचे अल्फा है बेटा। प्रोटॉन का चार्ज कितना? 1 यूनिट मान लो। बोलो हाँ। यस सर। मास कितना? 1 यूनिट। हाँ सर। अल्फा का चार्ज 2 यूनिट। हाँ सर। अल्फा का मास कितने यूनिट? 4 यूनिट। यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ बेटा, ये अंडर रूट लगेगा इसका, ठीक है ना। तो इसका अल्फा का चार्ज 1 यूनिट और इसका मास 4 यूनिट होता है, क्योंकि अल्फा का फॉर्मूला होता है हीलियम का न्यूक्लियस 2He4। सही है। तो आंसर बेटा लिख लो 1:8। ये रूट के अंदर आएगा बेटा। डन। डन सर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, समझ में आया नहीं आया? आ गया सर। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो। द एक्टिविटी आर, The activity R of an unknown nuclide is measured at early intervals. The results found are tabulated as follows. देखो बेटा, टाइम है, आवर में है, और आपका दिख रहा है आर, मतलब कि रिमेनिंग अमाउंट है। एक्टिविटी आर, रेडियो एक्टिविटी आर किस में नाप रहा है? मेगा बैक्यूरेल में। मेगा बैक्यूरेल, रेडियो एक्टिविटी बैक्यूरेल में नापी जाती है बेटा एक्टिविटी। अब 0 सेकंड पे 100 था, 1 सेकंड पे 30.36 हो गया और इतना हो गया। अब ग्राफ प्लॉट करना है आर वर्सेस टी का। इसका आर वर्सेस टी का, ठीक है। आर का और टी का ग्राफ प्लॉट करना है। कैलकुलेट हाफ लाइफ टाइम। तो बेटा टी हाफ का फॉर्मूला मेरे ख्याल से कितना होता है? 0.693 बाई के अपॉन के, ये फॉर्मूला लगता है। चलो तो बेटा देखो, केमिस्ट्री
सही है क्यों? हाँ वही लगता है, इसमें भी वही लगता है बेटा, है ना। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 the activity of the unknown nuclei is measured in hourly intervals. प्लॉट द ग्राफ प्लॉट किया गया अपन ने 0.693 बाई के मीन्स 1.05 क्यों ले रहा है भाई 1.05, इसके करस्पॉन्डिंग आ रहा क्या, जस्ट आधा हो गया। टी ऑफ इक्वल टू 40 मिनट के बाद ग्राफ बनाया गया है इसको, और ये बहुत टफ क्वेश्चन आया था ये तो। ओके, डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू 1.05 का कुछ अता पता नहीं लग रहा है। 1.05 कहाँ से ले लिया? for the graph t half 1.05 कहाँ से आ गया? दैट इज इक्वल टू 39.6 अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट। 40 मिनट में अपना आधा हो जाता है मतलब। चलिए बच्चों, इसमें कुछ गड़बड़ी समझ में आ रही मुझे, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। द रेडियो एक्टिविटी ऑफ द अननोन न्यूक्लियाइड इज मेजर्ड इन आवरली इंटरवल्स। एक एक घंटे के बाद इसमें इसकी रेडियो एक्टिविटी मेज़र की गई है। तो 0 से लेके 1 में इतना हो जाता है, मतलब अब इसके बाद कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो आर कैसे निकाला गया है। तो पहला पार्ट तो इसका ग्राफ बनाने को दे दिया गया है, तो पहले पार्ट में आपको 100 से स्टार्ट करना है और ग्राफ बना देना है, केवल इसको ले करके ड्रॉ करके इसको आपको ग्राफ बना देना है। नीचे मिनट में, टाइम मिनट में ले लिया है, तो पहला पार्ट तो ग्राफ में है। अब इसके बाद यहाँ पर 50 पे देखना है कि 50 मतलब हाफ टाइम कितना हो जाएगा। तो अपनी अमाउंट का 50 जो आ रहा है, टाइम कितने में? 50 मिनट में आ रहा है। ओके, 50 मिनट में टाइम आ रहा है इतना, 50 मिनट, ऑलमोस्ट 40 मिनट आफ्टर। ओके, 40 मिनट आफ्टर में इस ग्राफ को बड़ा करके देखोगे बच्चों, ये वहाँ पे, तो ये ग्राफ पेपर में टी हाफ जो आ रहा है बेटा, मतलब अपनी, मतलब कोई क्वांटिटी थी, रेडियो एक्टिव क्वांटिटी थी, वो थी जो अपनी मेन क्वांटिटी 100 थी। 100 से 50 होने में इसे 40 मिनट का टाइम लगा है। 40 मिनट में 100 से 50 हो गई है। ग्राफ से एनालाइज कर लिया। समझ में आया रीना कि नहीं आया? यस सर, आया। हाँ, तो 40 मिनट में ये इतना हो गया है, टी हाफ। ठीक, तो इनका क्या कहना भाई, टी हाफ तो निकाल लिया, चलो इससे 40 मिनट से। ओके, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकल जाएगा अपॉन के। 1.05 जबरदस्ती कहाँ से कर रहे हैं? देखिए, आर वर्सेस टी ग्राफ हम खुद खींच लेंगे, और ग्राफ से टी हाफ आ गया 40, तो ये 0.39.6 पता नहीं, क्योंकि टी इक्वल टू होता है 0.693
बाई के, तो के की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है। तो यहाँ पे बता पाना मुश्किल है कि कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, छोड़ो अभी इसको। अब दूसरा काम देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या है। प्लॉट द ग्राफ आर वर्सेस आर बाई और नॉट वर्सेस टी, ऑब्टेन द वैल्यू फॉर द हाफ लाइफ फ्रॉम द ग्राफ। चलिए आर बाई आर नॉट, आर बाई आर नॉट का ग्राफ प्लॉट करना है, आर बाई आर नॉट का ग्राफ प्लॉट करना है वर्सेस टी, ऑब्टेन द हाफ लाइफ टाइम फ्रॉम द ग्राफ। आर बाई आर नॉट का ग्राफ टाइम के साथ आर बाई आर नॉट, तो आर नॉट की वैल्यू उससे निकाल ली ओरिजिनल, और सबको फिर डिवाइड किया गया होगा। स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, दैट इज इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ से आया है, ठीक, बी पार्ट, स्लोप ऑफ द पार्ट इज इक्वल्स टू, चलिए इसमें कुछ कंफ्यूजन है, अभी इसको करने का मन नहीं लग रहा बच्चों, अभी छोड़ दो इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में कर लेंगे। ठीक है ना, इसको एक बार और करेंगे बाद में, न्यूक्लियाई पूरा पढ़ने के बाद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो श्रुति। Distinguish between any two types of propagation of electromagnetic waves based on A. frequency range over which they are applicable and B. communication systems in which they are used. हाँ, तो ये कम्युनिकेशन का टॉपिक था, ये रिमूव हो चुका है कि किस तरीके की वेव्स का इस्तेमाल किया जाता था, तो ये रिमूव्ड हो गया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए 11। If n drops of same size each having the same charge coalesce of to form a bigger drop, how will the following vary with respect to single small drop? First, total charge on bigger drop, second, potential on the bigger drop, third, capacitance. भाई टोटल चार्ज तो कंजर्व रहता है, तो अगर टोटल चार्ज आप निकालोगे, अगर सबका चार्ज कुछ कुछ है, एन ड्रॉप्स हैविंग सेम साइज इक्वल हैविंग चार्ज, तो अगर टोटल चार्ज जो होगा वो क्या हो जाएगा, क्यू बिग इक्वल टू हो जाएगा एन टाइम्स ऑफ क्यू स्मॉल, ये हो जाएगा, तो एन टाइम्स ऑफ क्यू स्मॉल। नाउ वी इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, वी इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है ना, तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी से टोटल चार्ज देखो यहाँ पे कैसे बनेगा अपने पास, v इक्वल टू क्यू अपॉन सी। बच्चों अब देखो यदि यहाँ पे देखा जाए तो टोटल चार्ज हो गया था n टाइम्स, और कैपेसिटी जो होती है वॉल्यूम बड़ा हो जाएगा, तो वॉल्यूम बड़ा होने में कैपेसिटी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, c इक्वल टू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो r टू दी पावर 1/3 के फॉर्म में चला जाएगा। देखो कैसे, C का मैं मायने बताता हूँ आपको, देखिए जो कैपेसिटी बदलेगी कैसे बदलेगी, छोटी छोटी एक बड़ी बूंद का वॉल्यूम 4/3 कैपिटल R क्यूब इक्वल टू n टाइम्स ऑफ छोटी बूंद का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। तो बच्चों 4/3 से 4/3 पाई कट गया, कैपिटल R क्यूब इक्वल टू n टाइम्स ऑफ स्मॉल, पाई भी कट गया, n टाइम्स ऑफ स्मॉल r क्यूब, तो कैपिटल R इक्वल्स टू कितना, n की पावर 1/3 स्मॉल r। बोलो इतना आया कि नहीं आया? यस सर, आ गया, आ गया। ओके बच्चों, ये आ गया, तो n की पावर 1/3 r। तो देखो बच्चों जो नई कैपेसिटी आएगी वो n की पावर 1/3 r के टर्म्स में आ गई, n की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ ओल्ड कैपेसिटी, ये आ गया, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि c इज प्रोपोर्शनल टू r, c इज प्रोपोर्शनल टू r, तो रेडियस इतनी हो गई है, तो जो नई c डैश आएगी वो क्या होगी, दैट इज इक्वल टू n टू दी पावर 1/3 इंटू ओल्ड c। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? यस सर आएगा। नहीं आया? नहीं आया समझ में? आ गया सर। हाँ, अब देखो v इक्वल टू क्या होता है बेटा, q अपॉन सी, तो q का जो फैक्टर चेंज हुआ है वो n से हुआ है, और c का जो फैक्टर चेंज हुआ है वो n की पावर 1/3 से हुआ है, तो बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो n की पावर 1 माइनस 1/3, 3 माइनस 1/3 बेटा n की पावर 2/3,
मतलब जो पोटेंशियल चेंज होकर के आएगा वो n की पावर 2/3 से आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। रीना नहीं आया समझ में? सर ये जो सर लास्ट स्टेप था वो फिर से समझाइए। देखो बेटा V इक्वल टू क्यू बाई सी, बोलो यस और नो। यस सर। बेटा जो नया चार्ज आया है वो पुराने चार्ज का कितने गुना आएगा? n गुना, बोलो यस। यस सर। और नई कैपेसिटी पुराने कैपेसिटी की कितने गुना? n की पावर 1/3 गुना, बोलो। यस तो सर। ये तो पुराना पोटेंशियल बन गया, दैट इज इक्वल टू V ओल्ड मल्टीप्लाइड बाई n की पावर 1 में से 1/3 जाएगा तो n की पावर 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा? यस सर। ओके सर। यही कह रहा हूँ बेटा, समझ में आया? यस। यस सर। ठीक है श्रुति? यस सर ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। इन द गिवन सर्किट, In the given circuit, a meter bridge is shown in the balanced state. The meter bridge with wire has a resistance of 1 ohm per centimeter. Calculate the unknown resistance X and the current drawn from the battery of negligible internal resistance if the magnitude of Y is 6 ohm. y If at the 6 ओम balancing का point, है, y 6 ओम का। आगे बोलो बेटा। इफ द बैलेंसिंग पॉइंट, if at the balancing point we interchange the position of galvanometer and the cell, how it will affect the position of the galvanometer? चलो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बेटा। बैलेंस कंडीशन पे दिया गया तो आपको पता होगा कि x अपॉन वाई इक्वल टू होता है l अपॉन 100 माइनस l, बोलो यस और नो। यस सर। Yes तो sir. बस बेटा फॉर्मूला लगा दो। देखो x अपॉन वाई इक्वल टू l अपॉन 100 माइनस l, तो l है 40, 100 माइनस l 60 कट गया तो 2/3। अब x की वैल्यू देखो बेटा कितनी आ जाएगी, तो y की वैल्यू पता है इनको ना, सॉरी x दी गई है 4 ओम। तो बेटा x अगर 4 ओम दी गई है क्वेश्चन में, देखो 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 देखो, हाँ कह रहा है कि रेजिस्टेंस x, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस x, द मीटर बाय इतना है, रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट द अननोन रेजिस्टेंस x एंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस इफ द मैग्नीट्यूड y 6 ओम। हाँ तो बच्चों y की वैल्यू 6 ओम रख करके वैल्यू निकाल लो। देखो x अपॉन वाई इक्वल टू आ गया 2/3, तो y को ऊपर भेज दो और y की वैल्यू कितनी है बेटा 6, बोलो यस। Yes sir. 3 से 2 बार कट गए, बोलो आंसर कितना आया x का 4 ओम, बोलो हाँ। हाँ सर। चलो अब कह रहा है कि बताइए करंट निकालनी है बेटा, अपन को निकालनी है करंट। तो देखो कैसे निकलेगी करंट। बच्चों आपको पता होना चाहिए, ये 4 ओम आ गया ना अपने पास, 4 ओम, ठीक है। अब ये ब्रांच 2 है, इस समय क्या हो जाती है, कोई काम की नहीं होती क्योंकि करंट जाता ही नहीं, बोलो हाँ। हाँ सर। तो बेटा यहाँ का जो रेजिस्टेंस है ये 4 और यहाँ का हो गया 6। ऊपर का रेजिस्टेंस कितना हो गया 4 और 6, सीरीज में 4 और 6 का रेजिस्टेंस कितना हो गया 10। यस सर। अब देखो क्या नीचे कह रहा है कि ब्रिज हैज द रेजिस्टेंस 1 ओम पर सेंटीमीटर, कह रहा है द मीटर ब्रिज, वायर का रेजिस्टेंस जो 1 ओम सेंटीमीटर। तो जब 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस अपने पास 1 ओम है तो 40 सेंटीमीटर का 40 ओम होगा कि नहीं होगा बताओ? यस सर होगा। और 60 सेंटीमीटर का 60 ओम होगा कि नहीं होगा? Yes sir. होगा। तो मतलब ऊपर का हो गया 40, ऊपर का हो गया 10, 6 और 4, और नीचे 40 और 100 जुड़ करके हो गए, 40 और 60 जुड़ के हो गए 100, हो गए कि नहीं हुए? है ना। Yes, और दोनों किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो 10 का और 60 का पैरेलल, 10 का और 100 का पैरेलल, तो 10 का और 100 का पैरेलल निकलेगा बेटा 1000 बच्चे 110, मतलब 9.09 ओम, बोलो यस। यस सर। यही निकालना Yes, था कि दोनों का पैरेलल में बताओ नेट रेजिस्टेंस कितना होगा। अगला कह रहा है कि बैलेंसिंग पॉइंट में अगर आप पोजीशन चेंज कर दोगे, किसकी, पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड सेल, तो पता है बच्चों कुछ नहीं फर्क पड़ता है, आंसर नो चेंज। अगर आप बैलेंसिंग पॉइंट में गैल्वेनोमीटर को और बैटरी को चेंज कर दो तो देयर इज नो इफेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? यस Yes सर। sir. चलो ठीक ना। बैलेंसिंग कंडीशन में अगर आप उनको चेंज कर देते हो तो बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, है ना। चलिए नो इफेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। कैलकुलेट द, Calculate the current drawn from the battery in the given network shown here. State Kirchhoff's loop law and name the law on which it is based on. भाई लूप लॉ निकालना है और साथ में कह रहा कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, करंट निकालनी है आपको बैटरी से।
चलिए भाई, अच्छी बात है। बैटरी से करंट निकालनी है, कैसे निकालें, सीरीज पैरेलल के पंगे हैं ये तो। चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये सर्किट आपके सामने दिया गया है, इसी सर्किट को मैंने यहाँ पे बना दिया है। कुछ नाम दे दो इनका यार, इसका नाम दे दो ए, तो ये भी है ए, ये भी है ए, ठीक है ना बच्चों? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है बच्चों, इसका नाम दे दो बी, ये बी है, ये बी है, और ये बेटा क्या दे लो, सी दे दो, और इसका नाम दे दो डी। बोलो बच्चों, खुश? खुश सर। खुश। चलो भैया, अच्छी बात है। अब बच्चों ये ए बनाओ, ये बी बनाओ, यहाँ सी बनाओ, और यहाँ डी बनाओ। बच्चों ए से लेके सी के बीच में 3 ओम है कि नहीं है, बताओ? 3। यस सर है। सी से लेके डी के बीच में 5 है कि नहीं है? है सर। सी से लेके बी के बीच में 2 है कि नहीं है? यस सर है। ए से लेके डी के बीच में 3 है कि नहीं है? यस सर। डी से लेके बी के बीच में 2 है कि नहीं है? यस सर है। ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, ये यूज हो गया। ए से लेके डी के बीच में ये यूज होगा। 1 2 3 4 5 यूज हो गए, पांचों। और नीचे लगी हुई है बैटरी। बोलो बच्चों, यस और नो? यस सर। डी से लेके बी के बीच में क्या लगा था यार? 2 ओम है। बच्चों देखो, अगर आप रेशियो देखो, दिस रेशियो दिस इक्वल टू 3:2 और दिस रेशियो दिस इक्वल टू 3:2, मतलब बैलेंस हो गया कि नहीं हो गया? हो गया सर। मतलब ये चीज कोई काम की नहीं है, हाँ या ना? यस सर। हाँ, Yes, मतलब sir. ऊपर का बन गया सीरीज 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 5 का पैरेलल 5। बोलो यस। अरे गलत, 2.5, 5 और 5 का पैरेलल 2.5, 2.5। यस सर। अरे एरीना, ऊपर भी 5 और नीचे भी 5, तो 5 और 5 का पैरेलल 2.5 होगा ना बेटा? यस सर। यस सर। ओके, 2.5। नाउ करंट इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज लगा 6 वोल्ट का और 2.5 आया है रेजिस्टेंस। बोलो यस। यस सर। तो आंसर आ गया 2.4 एम्पियर। डन? डन सर। आ गया समझ में अच्छे से कि नहीं आया? यस सर, आ गया। चलिए, Yes, sir, ये आ भी गया। हो गया बच्चे लोगों। तो ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट किरचॉफ लूप लॉ एंड नेम द लॉ। किरचॉफ लूप लॉ इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ईएमएफ प्लस सम ऑफ ऑल द वोल्टेज ड्रॉप इन अ सर्किट इज इक्वल टू 0, इन अ लूप इक्वल टू 0। लिख लेना। और किस लॉ पे है? इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। डन? डन सर। चलो बेटा, बहुत अच्छे। ओके ओके ओके, आय हाय क्या क्वेश्चन दिए हैं, धमाकेदार। जान निकाल दी बच्चों की। देखो तो सीबीएसई क्या कर रही है। चलिए बच्चों, लग रहा तगड़ा पेपर? नहीं लग रहा? बोलो, बताओ बच्चों। यस सर, है बहुत ना? तगड़ा पेपर है। ऐसे ही पेपर आता रहा बच्चों, है ना? इस तरीके का पेपर आता है, इसलिए स्कोर करना फिजिक्स में बहुत बड़ी बात होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो बेटा श्रुति। अ मेटेलिक रिंग, A metallic ring of mass m and radius I is falling under gravity in a region having a magnetic field. If z is the vertical direction, the z component of magnetic field is Bz is equal to B naught 1 plus lambda z. If R is the resistance of the ring and if the ring falls with a velocity v, find the energy lost in the resistance. If the ring has reached a constant velocity, use the conservation of energy to determine v in terms of m, b, lambda and acceleration due to gravity g. अरे मार डाला, कितना सारा पूछ लिया इसने तो। A metallic ring of mass m and radius I is falling under the gravity in the region having a magnetic field. If z is the vertical direction, the component z of the magnetic field Bz equal to, चलो z डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है। R is the resistance of the ring and ring is falls with a velocity v. रिंग जो है कांस्टेंट वेलोसिटी v से नीचे की तरफ गिर रही है।
फाइंड द एनर्जी लॉस्ट इन द रेजिस्टेंस, बताइए कितनी एनर्जी लॉस्ट होगी रेजिस्टेंस में। इफ द रिंग इज रीच्ड एज ए कांस्टेंट वेलोसिटी यूज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू डिटरमाइन v इन टर्म्स ऑफ m लैम्डा b एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए भाई, तो अपन को निकालना है कि क्या कितनी एनर्जी लॉस होगी। ओके, तो सबसे पहले देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स निकालते हैं बच्चों। जब रिंग ऊपर से नीचे की तरफ गिरेगी जेड डायरेक्शन में, तो इसका फ्लक्स चेंज होगा डी फा बाई डी टी इज इक्वल टू होता है बी ए, डी फा बाई डी टी इक्वल टू होता है बी डॉट ए। ओके, देखो मैं लिखा देता हूँ आपको, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए कॉस ओमेगा टी, ये हुआ करता है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर जो है सिचुएशन ये है कि रिंग नीचे की तरफ डाउनवर्ड गिर रही है नीचे की तरफ डाउनवर्ड गिर रही है और उसी डायरेक्शन में इसका जेड एक्सिस जा रहा है। तो कॉस ओमेगा टी वाला जो टर्म है वो 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। तो डी फा बाई डी टी इज इक्वल टू बी ए फाई इज इक्वल टू डी फा बाई डी टी बी डॉट ए बी नॉट आई जेड डी बाई डी टी पाई एल स्क्वायर ठीक कर दिया है। इसके बाद फाई इक्वल्स टू क्या, फाई की वैल्यू दी गई है क्या, अच्छा बी की वैल्यू दी गई है, बी टर्म में दिया गया है। फिर करंट को लाने की क्या जरूरत पड़ गई भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इक्वल्स टू डी फा बाई डी टी पाई एल स्क्वायर बी नॉट आई जेड डी बाई डी टी दैट इज इक्वल्स टू आई इंटू आर, मतलब वोल्टेज से करंट में कन्वर्ट कर लिया गया है। ओके ओके ओके, तो वोल्टेज को कन्वर्ट कर लिया गया करंट इनटू रेजिस्टेंस की फॉर्म में। बट आई कहाँ से आ गया, बी एल वी। ओके, एरिया बी नॉट आई डी जेड बाई डी टी, बी की वैल्यू में कुछ कर दिया है, ए तो ठीक है, चलो ठीक है, ए की वैल्यू ठीक है। एरिया तो पाई एल स्क्वायर ले लिया क्योंकि लूप का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, एल रेडियस ले लिया है, ठीक है, तो पाई एल स्क्वायर हो गया। बी एल वी बी 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 ए इंटू बी एल वी मोशनल ई एम एफ। चलिए इसको मैं टाइम देके करूँगा बच्चों, ये कुछ गड़बड़ लग रही मुझे इस क्वेश्चन के सलूशन में, तो मैं इसको टाइम देके खुद से करके आपको दूंगा। ओके, इसको ड्यू कर दो अभी। ड्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए श्रुति, क्वेश्चन नंबर 14। एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 14। सर। हाँ बेटा बोलिए। सर हम सर बाकी का कल करें। चलिए तो ठीक है, ठीक है, तो होमवर्क लिख लो बच्चों, ये पूरा पेपर आपको खुद से एक बार देख के आना, जितना बन सके करना, ठीक है, बोलो यस। यस सर। ठीक है, तो जितना ये पेपर आपको बन सके इसको करके लेकर के आना, फिर अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। एंड तैयारी कर लीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी के टेस्ट की, ठीक है। ठीक सर। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच बच्चों, मैं इसका सोल्यूशन भेज रहा हूँ ग्रुप में।